कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोगों ने देखा कि जो रेफरेंस था हमारा, जिसके रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट को एड्रेस कर रहे थे या किसी पॉइंट का लोकेशन हम देख रहे थे, वो रेफरेंस हमारा क्या था, वो 3 परपेंडिकुलर प्लेन्स थे या 3 एक्सिस थे। तो प्लेन्स हमारे क्या क्या थे, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन। अब अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं, ऑब्जेक्ट के डिफरेंशियल लेंथ को शो करना है, डिफरेंशियल वॉल्यूम को शो करना है, या डिफरेंशियल एरिया हम देखना चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जिसमें 3 एक्सिस थी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इस प्लेन में हमें एक्स डायरेक्शन में अगर कोई लेंथ दिया हुआ है, या वाई डायरेक्शन में लेंथ या जेड डायरेक्शन में लेंथ हो सकता है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के हम इन सारे पैरामीटर्स को कैसे कंसीडर करेंगे, कैसे सेलेक्ट करेंगे, अगर हमें कैलकुलेशन में कहीं यूज करना हुआ तो एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट में हम देखेंगे कि एक्स डायरेक्शन में जो लेंथ है ये वाई डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन, एक्स वाई और जेड। तो अगर हम मान लिया इस पे पॉइंट है ए बी सी डी पी क्यू आर, एक और पॉइंट होगा एस। तो अगर हमें कंसीडर करना है, सपोज हमें पॉइंट ए टू सी जाना है, तो हम कैसे लिखेंगे इसे, हमें ए टू सी जाना है, तो मान लिया हम पहले ए से बी जाते हैं, उसके बाद बी से सी जाते हैं, तो इसे क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी। अब ये जो लेंथ है ए बी, वो एक डिफरेंशियल लेंथ है, एक छोटा सा लेंथ है वो वाई डायरेक्शन में, तो उसे हम क्या लिखेंगे, क्योंकि वाई डायरेक्शन में ए बी, तो ए बी को हम क्या लिखेंगे, डी वाई। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा ए बी का, क्योंकि वाई डायरेक्शन में ए बी, तो वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या हम लेते हैं, ए वाई प्लस बी सी को हम क्या लिखेंगे, क्योंकि बी से सी हमें जाना है, ये कौन सा डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन, बी से सी हमें जाना है, ये डिफरेंशियल लेंथ है एक्स डायरेक्शन में, तो क्योंकि लेंथ एक्स डायरेक्शन में है इसलिए एक छोटा सा लेंथ है, इसलिए हम dx लिखेंगे, और डायरेक्शन अगर x है तो हम यूनिट वेक्टर ax लिखेंगे। पॉजिटिव x डायरेक्शन बोर्ड से बाहर की तरफ है, इसका मतलब जो ये डायरेक्शन है b टू c, ये माइनस ax होना चाहिए, लेकिन वो लिमिट से बैलेंस हो जाएगा जब इंटीग्रेशन में लिमिट यूज किया जाएगा। तो हमें अभी डायरेक्शन कंसीडर करना है, बस यूनिट वेक्टर को देखना है। ठीक ऐसे ही हमें ऐसे डिफाइन करना है इस डिफरेंशियल लेंथ को कि पूरा ऑब्जेक्ट कवर हो जाए। डिफरेंशियल लेंथ को ऐसे देखना है अभी थ्योरी पर्पज पे, बाकी प्रैक्टिकल जब आएगा तो प्रैक्टिकल कोई केस ऐसे आता है तो हो सकता है वो ऑब्जेक्ट केवल एक्स डायरेक्शन में रखा हो, या वो डायरेक्शन ऑब्जेक्ट केवल वाई डायरेक्शन में हो, या केवल जेड डायरेक्शन में ही हो, तो वो प्रैक्टिकल केस होगा जब हमें डी वाई लेना है या डी एक्स लेना है या डी जेड लेना है, ये उस प्रैक्टिकल केस पे डिपेंड करता है। लेकिन अभी अगर हम इस ऑब्जेक्ट को देखें तो ये तीनों 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो जब हम इसमें डिफरेंशियल लेंथ को देखेंगे तो हम तीनों डायरेक्शन में जो लेंथ है तीनों को कंसीडर करेंगे, dx dy dz और यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये डिफरेंशियल लेंथ हो जाएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में
किसी भी ऑब्जेक्ट का। डिफरेंशियल अगर हम सरफेस देखते हैं तो अब इसमें हमने तीनों लेंथ कंसीडर कर लिया है, dx, dy और dz। अगर सरफेस देखें तो सरफेसेस इसमें कौन कौन से हैं और सरफेस की डायरेक्शन क्या होगी। अभी तो ये लाइन था, हम एक लाइन की लेंथ देख रहे थे, तो उस लाइन की डायरेक्शन वही थी जिस डायरेक्शन में वो लाइन इंक्रीज कर रहा था। लेकिन अगर सरफेस की बात करें तो सरफेस का जो डायरेक्शन होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, वो सरफेस का डायरेक्शन होता है। तो अगर हम इस सरफेस को कंसीडर करें, सरफेस ए बी पी और आर, अगर इस सरफेस को कंसीडर करें तो इस सरफेस का एरिया कितना होगा, ये डिस्टेंस है dy, ये डिस्टेंस है dz, तो लेंथ इंटू विड्थ ये होता है एरिया किसी रेक्टेंगल का। तो ये रेक्टेंगल जो है जिसका विड्थ dy है, लेंथ dz है, तो हम इसका एरिया क्या लिखेंगे, dy इंटू dz। डायरेक्शन क्या होगा, मैंने बताया कि सरफेस का ये जो एरिया है, अगर हम एरिया को वेक्टर कंसीडर करते हैं तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मींस x डायरेक्शन में इसका एरिया होगा, तो इसके साथ यूनिट वेक्टर हम लिखेंगे ax। ठीक वैसे ही अगर हम इस सरफेस को कंसीडर करें BCDP, BCDPB, अगर इस सरफेस को कंसीडर करते हैं तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इस डायरेक्शन में dx, इस डायरेक्शन में dy, तो इसका एरिया हम लिख देंगे dx इंटू dy, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा इस एरिया का, इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मींस इसका परपेंडिकुलर ay। प्लस ये वाला सरफेस देखते हैं, इसका एरिया कितना हो जाएगा, dx इंटू dy, ये डिस्टेंस dy, ये डिस्टेंस dx, तो लेंथ इंटू विड्थ एरिया हो जाएगा इसका dx इंटू dy, और डायरेक्शन क्या लिखेंगे, डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मींस ये डायरेक्शन होगा इस सरफेस से परपेंडिकुलर, मींस z डायरेक्शन, तो इसके साथ यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे az। तो डिफरेंशियल लेंथ अगर हम लिखेंगे तो तीनों डायरेक्शन में dx, dy और dz। अगर हम डिफरेंशियल एरिया लिखते हैं तो इस सरफेस का एरिया, तीन सरफेस है इसमें, अगर हम इस बाकी सरफेस को देखते हैं तो सेम एरिया होगा इसके पीछे वाले सरफेस का, सेम एरिया होगा इसके सामने वाले सरफेस का, और ऊपर वाले सरफेस का एरिया अगर हमने dx इंटू dy az लिखा है तो नीचे वाले सरफेस का भी वही एरिया होगा, डायरेक्शन माइनस az हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लेंथ को एज ए वेक्टर कंसीडर करके और सरफेस को एज ए वेक्टर कंसीडर करके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेंथ को, डिफरेंशियल लेंथ को और डिफरेंशियल सरफेस को, और अपने जरूरत के अनुसार हम इसे यूज कर सकते हैं। अब अगर वॉल्यूम देखते हैं इस ऑब्जेक्ट का, तो वॉल्यूम क्या लिखेंगे, क्यूब का वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू हाइट इंटू डेप्थ, तो तीनों पैरामीटर को मल्टीप्लाई करेंगे dx, dy, dz, ये हो जाएगा वॉल्यूम। तो डिफरेंशियल वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो इसके साथ यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम स्केलर है, और इसकी जो वैल्यू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कंसीडर करेंगे dx इंटू dy इंटू dz, तो ये डिफरेंशियल वॉल्यूम आ जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में।
तो ये तीनों पॉइंट याद रखने के लिए है कि अगर हम डिफरेंशियल लेंथ शो करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, लेंथ को एज ए वेक्टर कंसीडर किया गया है, तो लेंथ को हम लिखेंगे dx ax dy ay प्लस dz az। अगर सरफेस को हमें कंसीडर करना है एज ए वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो हम लिखेंगे dy dz ax dx dy ay प्लस dx dy az। यह है dx dz ay, dx dz ay। अब सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम देखते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने जो रेफरेंस लिया वो 3 प्लेन्स थे, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हम रेफरेंस लेंगे, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम यूज क्यों कर रहे हैं, किसी पॉइंट के लोकेशन को एड्रेस करने के लिए, किसी पॉइंट के लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, एग्जैक्ट लोकेशन को देखने के लिए। और लोकेशन जब हम बताएंगे किसी पॉइंट का, तो किसी न किसी नोन रेफरेंस के रेस्पेक्ट में बताएंगे। तो कार्टेशियन में हमारे नोन रेफरेंस प्लेन्स थे। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जो हम देखेंगे रेफरेंस हमारा जो होगा एड्रेस करने के लिए किसी पॉइंट को, वो होगा एक इनफाइनाइट लाइन, एक इनफाइनाइट लाइन जेड एक्सिस के अलावा, जो प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होगा। तो एक इनफाइनाइट लेंथ की जेड एक्सिस के अलॉन्ग लाइन, ये हमारा रेफरेंस होगा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। तो पहला पॉइंट इसमें जो रेफरेंस है हमारा, वन लाइन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ along z एक्सिस, z एक्सिस के अलॉन्ग एक इनफाइनाइट लेंथ की लाइन। अब इस लाइन को रेफरेंस मान के, इस लाइन के रेस्पेक्ट में हमें किसी पॉइंट को एड्रेस करना है। रेफरेंस क्या लेना है, बस एक सिंगल लाइन। तो मान लिया कहीं कोई पॉइंट है स्पेस में P, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है स्पेस में। तो हम इस लाइन से कैसे रेफरेंस मानेंगे, लाइन को रेफरेंस मान के क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए कि हम इस पॉइंट को फिक्स कर पाएं, एग्जैक्ट लोकेशन बता पाए इस पॉइंट का इस लाइन के रेफरेंस में। तो पैरामीटर्स हमारे क्या क्या होने चाहिए, पहला तो इस लाइन से हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए कि पॉइंट कितनी दूरी पे है। तो डिस्टेंस जो पैरामीटर शो करता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस रेफरेंस लाइन से, उसे कहते हैं रो। अब अगर रो को हमने फिक्स कर दिया, मींस हमें इस एक्सिस से पॉइंट P का डिस्टेंस पता है कि कितनी दूरी पे है। लेकिन अगर एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि Z एक्सिस के किस डायरेक्शन में है ये पॉइंट, मींस Z एक्सिस से पॉइंट P का ओरिएंटेशन कैसा है। तो ओरिएंटेशन बताने के लिए हमें जरूरत है कि एक एंगल पता होना चाहिए कि Z एक्सिस के किस डायरेक्शन में पॉइंट P है। ये जानने के लिए एंगल का पता होना जरूरी है। मींस एक और पैरामीटर लेना हमें जरूरी है जिसे फाई कहते हैं। तो फाई क्या होगा, फाई एक्स एक्सिस से मेजर किया जाता है। मान लिया ये एक्स एक्सिस है, ये Z एक्सिस है, तो फाई जो है पॉइंट P जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, उस एंगल को फाई कहा जाता है। तो दो पैरामीटर फिक्स हो गए, हमें पता चल गया कि पॉइंट P Z एक्सिस से कितनी दूरी पे है, पॉइंट P
जेड एक्सिस की किस डायरेक्शन में है, लेकिन तीसरा एक और पैरामीटर जानना जरूरी है कि जेड एक्सिस पे पॉइंट है कहाँ, जेड एक्सिस पे पॉइंट पी की हाइट कितनी है। मीन्स पॉइंट पी, अगर ये डिस्टेंस फिक्स है, ये फाई फिक्स है, तो पॉइंट पी हमें पता चल गया कि यही होगा। लेकिन अब वो पॉइंट पी इस बोर्ड में यहाँ नीचे भी हो सकता है पॉइंट पी यहाँ हो, तब भी पॉइंट पी का डिस्टेंस उतना ही रहेगा, उसी एंगल पे रहेगा एक्स एक्सिस से, लेकिन हाइट चेंज हो रही है पॉइंट पी की। तो एक और पैरामीटर हमें फिक्स करना जरूरी है कि जेड एक्सिस पे किस जगह पे पॉइंट पी लाई कर रहा है, मीन्स पॉइंट पी की हाइट कितनी है जेड एक्सिस पे। तो एक और पैरामीटर होना जरूरी है जिसे जेड कहते हैं। तो 3 पैरामीटर हो गए, रो, फाई और जेड। अगर इन तीनों पैरामीटर को फिक्स कर दिया जाए, मीन्स हमें ये पता हो कि पॉइंट पी कितनी दूरी पे है जेड एक्सिस से, हमें ये पता हो कि पॉइंट पी किस डायरेक्शन में है जेड एक्सिस के रेफरेंस में, और अगर हमें ये पता हो कि पॉइंट पी कितनी हाइट पे है, तो हम पी के लोकेशन को फिक्स कर सकते हैं और एग्जैक्ट लोकेशन हम पी का एड्रेस कर सकते हैं जेड एक्सिस को रेफरेंस मान के। तो ये 3 पैरामीटर अगर फिक्स हैं तो कोई भी पॉइंट पी को एड्रेस कर सकता है जेड एक्सिस के रेफरेंस में। अब हमें पता चल गया कि 3 पैरामीटर्स होने जरूरी है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। एक पैरामीटर जेड एक्सिस से डिस्टेंस बताएगा, रो, फाई बताएगा कि किस डायरेक्शन में है जेड एक्सिस के, और जेड हमें ये बताएगा कि जेड एक्सिस के अलोंग किस हाइट पे पी लोकेटेड है। ये 3 पैरामीटर, इन तीनों के अलावा और किसी पैरामीटर की जरूरत नहीं है पॉइंट पी के लोकेशन को एड्रेस करने के लिए एक लाइन के रेफरेंस में। तो देख लेते हैं रो क्या है। रो इज द नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P from reference line। रेफरेंस लाइन हमारा क्या है, जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस से पॉइंट P का नॉर्मल डिस्टेंस वो रो कहलाएगा। फाई क्या है, फाई इज द ओरिएंटेशन ऑफ पॉइंट P with respect to जेड एक्सिस या रेफरेंस लाइन। जेड क्या है, हाइट ऑफ पॉइंट P along जेड एक्सिस। अब देखते हैं, अगर हम रो को फिक्स कर देते हैं, मीन्स मान लिया रो को हमने ले लिया 5 सेंटीमीटर, रो फिक्स है, मीन्स ये पॉइंट ना ही एक्सिस के पास आ सकता है जेड एक्सिस के, और ना ही जेड एक्सिस से और ज़्यादा दूर जा सकता है। ये डिस्टेंस हमने फिक्स कर दिया है, और फाई और जेड वेरिएबल हों अगर, मीन्स रो फिक्स है, फाई और जेड अगर वेरी कर सकते हैं, तो इस पॉइंट P का लोकस क्या होगा। क्योंकि फाई भी फिक्स नहीं है और जेड भी फिक्स नहीं है। अगर फाई फिक्स नहीं है मीन्स ये इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर सकता है, फाई की वैल्यू चेंज हो सकती है, मीन्स ये पॉइंट P एक्सिस के चारों तरफ रोटेट कर सकता है। जेड फिक्स नहीं है मीन्स ये पॉइंट P ऊपर या नीचे कहीं भी मूव करने के लिए फ्री है इस एक्सिस पे, तो ये रोटेट भी कर सकता है, ये मूव भी कर सकता है ऊपर नीचे, मीन्स इसका जो लोकस होगा वो एक सिलेंडर होगा, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर विथ जेड एक्सिस। कब, जब रो कांस्टेंट है, फाई और जेड कांस्टेंट नहीं है, तो ये एक सिलेंडर बनाएगा। अगर रो और फाई दोनों फिक्स कर दिए जाए, रो और फाई को दोनों को कांस्टेंट कर दिया जाए, मींस मान लिया जाए कि ये पॉइंट कहीं किसी 30 डिग्री एंगल पे है एक्स एक्सिस से, और इसका डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, दोनों फिक्स हो गए पैरामीटर। तो अब ये रोटेट तो कर नहीं सकता है क्योंकि फाई फिक्स है, ये एक्सिस से दूर या पास नहीं जा सकता है क्योंकि रो फिक्स है, ये मूव कर सकता है तो सिर्फ नीचे और ऊपर। तो अब इसका लोकस क्या होगा, अगर रो और फाई दोनों फिक्स हो
तो इसका लोकस क्या होगा, एक सिर्फ और सिर्फ एक पैरेलल लाइन होगी जेड एक्सिस के। ठीक, तो ये पैरामीटर्स कैसे वेरी कर रहे हैं ये हम इजीली देख सकते हैं इस सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कि किस पैरामीटर की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो हमने देख लिया कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में रेफरेंस क्या है, पैरामीटर्स क्या हैं, और अब हम देखेंगे यूनिट वेक्टर्स क्या हैं, क्या होने चाहिए और यूनिट वेक्टर्स की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। तो यूनिट वेक्टर्स इसमें लिए जाएंगे। यूनिट वेक्टर्स रो की डायरेक्शन में ए रो, फाई की डायरेक्शन में ए फाई, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में ए जेड होंगे यूनिट वेक्टर्स। इनकी डायरेक्शन क्या होगी, तो हमने बताया कि यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, जिस डायरेक्शन में वो पैरामीटर इंक्रीज कर रहा हो वो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर की होती है। तो रो किस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, रो एक्सिस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाने पर रो इंक्रीज कर रहा है। रो का रेंज कहां से कहां तक हो सकता है, रो कैन वेरी फ्रॉम, जेड एक्सिस पे रो की वैल्यू 0 होगी, जैसे जैसे हम एक्सिस से दूर जाएंगे रो की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और रो की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट। तो रो की जो रेंज होगी वो होगी 0 से इनफाइनाइट। और रो की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फिर किधर होगा, यूनिट वेक्टर होगा ए रो, यूनिट वेक्टर होगा रो की डायरेक्शन में। अगर फाई की बात करें तो फाई की वैल्यू मैंने कहा फाई मेजर किया जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, मींस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे फाई की वैल्यू 0 होगी। जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस से दूर जाएंगे एंगुलर डिस्टेंस कवर करेंगे फाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और इस तरीके से तो फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, यहाँ 0 एक्स एक्सिस पे, वहां पर 360 डिग्री रोटेट होने के बाद ये पॉइंट फिर से वापस आ जाएगा एक्स एक्सिस पे। मींस फाई की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करनी चाहिए, फिर फाई की मिनिमम वैल्यू 0 और फाई की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 360 डिग्री। तो फाई हो गया 0 टू 2 पाई। और डायरेक्शन यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा फिर, फाई क्योंकि इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो जो टेंजेंट होगा इस सर्किल पे वो फाई की डायरेक्शन होगी ए फाई। ये डायरेक्शन ए फाई की डायरेक्शन होगी। तीसरा पैरामीटर जेड। जेड हम देखेंगे जेड एक्सिस से ऊपर जाने पर इंक्रीज कर रहा है, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करने पे जेड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो जो यूनिट वेक्टर होगा जेड का वो जेड के ही डायरेक्शन में होगा ए जेड, अलोंग जेड एक्सिस ए जेड होगा। और जेड कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, जेड की मिनिमम वैल्यू हो सकती है माइनस इनफाइनाइट, और जेड की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है प्लस इनफाइनाइट। तो ये तीनों पैरामीटर्स के रेंज हैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। रो कहां तक वेरी कर सकता है 0 से इनफाइनाइट, फाई कहां तक वेरी कर सकता है 0 से 2 पाई, और जेड कहां तक वेरी कर सकता है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। तो जो लिखने का तरीका होगा किसी पॉइंट को डिनोट करने के लिए सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हम क्या लिखेंगे, पहले तो हम रो की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद ओरिएंटेशन कैसा है, उसके बाद हाइट कितने हाइट पे है वो पॉइंट, इस तरीके से डिनोट करेंगे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो हम सारे पॉइंट्स को, जो भी पॉइंट्स होंगे वो कहीं ना कहीं एक सिलेंडर पे होंगे, एक सिलेंडर के सरफेस पे होंगे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। जैसे मान लिया
इस तरीके से हम देखेंगे कि कोई पॉइंट P है तो सिलेंडर के सेंटर से जो डिस्टेंस है P का वो है रो, ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो कोई पॉइंट P है, रो, फाई, z इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अगर रो इसका कोऑर्डिनेट है मींस z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट P और z एक्सिस के बीच में रो, ओरिएंटेशन है x एक्सिस से फाई और ये ओरिजिन से z हाइट पे प्लेस्ड है। अब अगर इसी पॉइंट को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करना चाहें तो जिसके तीनों पैरामीटर्स हमें पता है, रो भी पता है, फाई भी पता है और z भी पता है, तो अगर इस सिलेंडर का हम टॉप व्यू देखते हैं मींस अगर हम टॉप से देखते हैं सिलेंडर को तो z एक्सिस हमारी तरफ होगा, मींस z एक्सिस बोर्ड से बाहर की तरफ होगा और एक साइड x एक्सिस होगा, एक साइड y एक्सिस होगा और हमारी तरफ z एक्सिस होगा। तो ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस और बोर्ड से बाहर की तरफ हो गया z एक्सिस। और पॉइंट P कहाँ होगा? z एक्सिस से रो डिस्टेंस पे पॉइंट P होगा, पॉइंट P यहाँ कहीं है, रो फाई z हमें पता है, मींस z एक्सिस से रो डिस्टेंस पे है पॉइंट P। एंगल ओरिएंटेशन इसका फाई है, मींस पॉजिटिव x एक्सिस से पॉइंट P फाई डिग्री एंगल पे लोकेटेड है, मींस x एक्सिस से ये एंगल है फाई और हाइट z के अलॉन्ग है, तो z बोर्ड से बाहर की तरफ है तो P बोर्ड से बाहर की तरफ कहीं भी हो सकता है z डिस्टेंस पे। अब हमें क्या देखना है कि अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट P के लोकेशन को देखना चाहें इन टर्म्स ऑफ रो फाई एंड z, रो फाई और z के टर्म्स में हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट P को कैसे डिनोट करेंगे? तो अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसके कोऑर्डिनेट्स देखें पॉइंट P के, तो ये x डायरेक्शन में, ये x डिस्टेंस पे है, y डायरेक्शन में ये डिस्टेंस x है, मींस x एक्सिस पे ये x डिस्टेंस है, y एक्सिस पे ये डिस्टेंस y है और z एक्सिस कॉमन है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी, z एक्सिस x और y के परपेंडिकुलर ही होगा। तो अगर हम इस पॉइंट को लिख रहे होते कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो हम क्या लिखते? x एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस, y एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस और z एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस। तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या लिखते? x, y और z। अब हमें देखना है कि x में x, y, z को हम रो फाई z के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं। तो अगर x यहां से देखा जाए, अगर हम इस ट्रायंगल में देखते हैं ये भी डिस्टेंस y होगा, तो अगर हम cos फाई लेते हैं इस ट्रायंगल में, अगर हम cos फाई लेते हैं, ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं, मान लिया ये पॉइंट है O A B C, तो इन द ट्रायंगल OAB in the triangle OAB cos phi is equal to base upon hypotenuse, base x
हाइपोटेन्यूज रो, तो यहां से x को हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू रो कॉस फाई। फाई के टर्म्स में x को लिखा जा सकता है रो कॉस फाई। अगर इसी ट्रायंगल में हम साइन फाई लेके देखते हैं तो साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस y अपॉन रो, तो y को हम यहां से क्या लिख सकते हैं, रो साइन फाई। y को लिख सकते हैं रो साइन फाई। और यहां से अगर हम z को देखें तो z दोनों में कॉमन है। जो z एक्सिस है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी वही z एक्सिस है, तो z की वैल्यू सेम होगी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी, तो z इक्वल टू z। अब इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 1, इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 2 और इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड करने पर स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, तो 1 और 2 को अगर स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। यहां से आ जाएगा रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, ये क्या आ गया, रो स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम रो को यहां से लिख सकते हैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो रो को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें x और y पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रो की वैल्यू पता कर सकते हैं, कैसे, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड करने पर डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, तो 2 को 1 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, y बाई एक्स इज इक्वल टू रो साइन फाई अपॉन रो कॉस फाई, रो कैंसिल, साइन फाई अपॉन कॉस फाई इज इक्वल टू टेन फाई। तो फाई को हम यहां से लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स y बाई एक्स और z इज इक्वल टू z। तो ये फॉर्मूला है जिसका यूज करके हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है, ये दोनों, जिसे यूज करके हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वेक्टर का कैसे कन्वर्जन किया जा सकता है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, या हम ये कह सकते हैं कि इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में देख लेंगे कि इनको कैसे याद किया जाए। थैंक यू।